ज्योतिष शास्त्र का जो हमारे सिद्धांत स्कंद है उसके अंदर जो है वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। तो इसमें कौन कौन से सिद्धांत है? पहला गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ठीक है ना। दूसरा है हमारा परिधि व्यास का संबंध, और तीसरा है भूभ्रमण सिद्धांत, भूभ्रमण सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये तीन जो है, तीनों के तीनों वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है हमारा। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, ये जो है हमारे भास्कराचार्य ने कहा कि पृथ्वी के अंदर जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। पृथ्वी में ही नहीं, सभी ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का विद्यमान रहता है। वो कैसे कि आप ये देखेंगे जितना भी हमारा सौर मंडल है वो एक दूरी पर अटका हुआ रहता है। आप ये देखेंगे उसके ना तो नीचे कोई बेस है ना कोई ऊपर वो है। तो वो क्या है, आपस में एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के बल पर सब के सब अपना अपना मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो सूर्य है, सूर्य ने इन सब ग्रहों को बांध रखा है, उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी और चंद्रमा का भी आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार पे ही हमारा ये सारा का सारा कार्यक्रम चलता है। तो जो नए वाले लोग हैं वो कहते हैं भाई न्यूटन ने सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का, लेकिन ये हमारे ऋषि जो है आर्य ये भास्कराचार्य, उन्होंने इस सिद्धांत को पहले ही सारा का सारा वो कर दिया है कि ये जो सिद्धांत है पृथ्वी पर जो भी पार्थिव चीजें हैं, है ना। क्योंकि अगर न्यूटन के सिद्धांत को अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूटन का सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी पृथ्वी से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे की तरफ को आता, ठीक है ना। लेकिन अगर अग्नि जलती है तो धुआं कहाँ जाता? नीचे की तरफ तो नहीं आता, धुआं ऊपर जाता। इसी प्रकार से जो अग्नि है, अग्नि की लो जो है वो हमेशा ऊर्ध्व गति को होती है, अधोगति को नहीं जाती। पृथ्वी की तरफ तो नहीं लो आती ना। तो फिर वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल क्यों नहीं लागू होता है कि नहीं? तो गुरुत्वाकर्षण जो न्यूटन का वो है कि भाई जो ऊपर से जो सामान हम ऊपर फेंगे वो नीचे गिरेगा, लेकिन धुआं हमारा कभी नीचे की तरफ नहीं आता। इसी प्रकार से जो अग्नि है वो हमारी नीचे की तरफ नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पे ही चल रही है। हमारा जो पृथ्वी की जो पार्थिव पार्थिव सामान है, पार्थिव का मतलब जो पृथ्वी से बना हुआ सामान है वो पृथ्वी की तरफ को आकर्षित होता है। अग्नि जो है सूर्य की तरफ आकर्षित होती है। सूर्य का वो है प्रतिबिंब, उसका अग्नि का जो प्रतिबिंब है वो सूर्य है ना। तो सूर्य की तरफ वो आकर्षित होती है, इसलिए लो हमेशा ऊपर की तरफ उधम गति की तरफ रहती है। इसी प्रकार से जो धुआं है, धुआं वो आकाश का वो कारक है, तो वो आकाश की तरफ को जाता। तो हर चीज अपने जो उसका जो कंटेंट है वो अपने कंटेंट को ही पकड़ता। तो इसीलिए पृथ्वी से के जो सामान है, जो पृथ्वी पर बनी हुई चीजें हैं वो पृथ्वी की तरफ को आकर्षित होती है। जो सूर्य की तरफ जो बनी हुई सब चीजें हैं, जैसे अग्नि है, अग्नि है, ताप है, वो सूर्य की तरफ को आकर्षित होता है। ताप से भी जो है, इसी प्रकार से जो जल है वो बादल बन जाता ऊपर जाके। तो बादल बनने के बाद फिर वो जल में समाहित हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है न्यूटन ने छोटा सा पार्ट बताया, जितना उसको वो चीज समझ में आई। तो ये सारा का सारा जितना हमारा जो ज्ञान है वो पूरा हमारा वेदों से संबंधित और हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ है, जिसको हमने तो छोड़ दिया लेकिन विदेशियों ने अपना के उसके अपने अपने नियम बना दिए और फिर उन्हीं का नाम हो गया उस चीज का। अब आ जाते हैं हमारे परिधि और व्यास की सूक्ष्म संबंध में। अब ये जो परिधि और व्यास का जो हमारा वो है, आपने देखा होगा पाई आर, ये जो 22/7 को कहते हैं ना, पाई आर स्क्वायर जो है, इसका जो है 22/7। तो ये कहाँ से आया? ये भी हमारे ऋषियों की देन है। जो 22/7 जो सूक्ष्म इसका जो मान है परिधि और व्यास का, वो मान आर्यभट्ट ने अपना उसमें दिया है। तो आर्यभट्ट का मैं ये भी आपको रेफरेंस दे देता हूँ। इसमें आर्यभट्ट का गणित पाद है, आर्यभट्टियम, इसमें गणित पाद है। इस गणित पाद में श्लोक नंबर 10
इसके अंदर इसने वर्णन कर रखा है कि 20,000 व्यास का व्रत की आसन्न परिधि 62,832 होती है। इसी को फिर इसी को हमारे भास्कर ने लीलावती में इसी का रेशो प्रपोर्शन करते हुए बताया कि 1250 व्यास का व्रत 3,970 होती है। तो ये जो स्थूल मान है इसका, ये 22/7 की आता है। तो ये जो परिधि का मान है 22/7, ये हमारे ऋषि मुनियों का ही देन है। उसी के आधार पे ही हमारा पूरा का पूरा कार्यक्रम चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिद्धांत ज्योतिष है, वो ज्योतिष जो गणित है हमारा, गणित उसका छोटा सा पार्ट है सिद्धांत ज्योतिष का। इसी प्रकार से एस्ट्रोनॉमी उसका छोटा सा पार्ट है ना। भूगर्भ, भूभ्रमण, भूभ्रमण का मतलब जो पृथ्वी घूम रही है अपने, भूभ्रमण का मतलब देखो सिंपल है, भू का मतलब पृथ्वी, भ्रमण का मतलब चक्कर काट रही है। तो पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, ये हमारे को पहले से ही पता है। पृथ्वी गोल है, ये भी पहले से पता है। तो गोल है, इसी वजह से जो है ये व्यास के व्रत वगैरह की सारी जानकारी, जो इसलिए पहिया बनाने का जो वो है पूरा का पहले हमने ही बनाया। जीरो का जो वो है, जीरो बनाने का उद्गम भी इसी भूभ्रमण के आधार पे ही फिक्स होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। ये जो कैपलर के नियम को हम कहते हैं भाई वो अपने अक्ष पर घूमेंगे, लेकिन जो ये है कैपलर तो भी आया, आर्यभट्ट ने इसको पहले ये बता दिया कि नक्षत्र मंडल में जो पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ की ओर घूमती है, इसी प्रकार के इसके माध्यम में भूमि 24 घंटे, मतलब उधर तो घूम ही रही है, उसके अलावा 24 घंटे में अपनी दूरी पर भी 360 डिग्री घूम जाती है। तो ये सारा का सारा सिद्धांत जो है भूभ्रमण का, ये हमारे वैज्ञानिकों ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। तो इसलिए सिद्धांत ज्योतिष जो है हमारा पहले से ऑथेंटिक है और वैज्ञानिक है। तो इसका हमारे को, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि कल को अगर आपसे कोई विचार करे कि ज्योतिष के बारे में, अगर आपसे कोई पूछे भी ज्योतिष के तो ऐसे ही भ्रम है वो है, तो ये सारी चीजें आप उसको उनको बता सकते हैं। तो इसीलिए ये हमने जो है आरंभ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह दिया कि जिससे ये पुष्टि हो पाए कि ज्योतिष जो आज की डेट में हम सीख रहे हैं वो एक वैज्ञानिक पद्धति है, जिसको हम अच्छे से सीख के आगे इसको स्पष्ट कर सकते हैं लोगों के आगे। फिर इसमें नेक्स्ट इसके अंदर आया था चौथा भाग हमारा, ग्रह स्पष्ट और ग्रहण आदि साधन। तो ग्रह स्पष्ट और ग्रहण आदि साधन जो है ये भी हमारे सिद्धांत ज्योतिष का मुख्य प्रतिपादित विषय है। और यही विषय हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जन्म पत्री बनाने के लिए हमारे को ग्रह स्पष्ट की आवश्यकता पड़ती है ना। जन्म पत्री जब हम बनाएंगे तो हमारे को ग्रह स्पष्ट की जरूरत पड़ेगी, लगन साधन की जरूरत पड़ेगी, सूर्य के उदय अस्त की जरूरत पड़ेगी। वो हमारा सब कोर्स के अंदर हमने निर्धारित कराया हुआ है। तो ये हमारा जो है ग्रह स्पष्ट ग्रहण आदि साधन के बारे में। तो इसमें क्या, ज्योतिष शास्त्र के ग्रहों की आकाशीय स्थिति के अनुसार उनका चराचर जगत पे पड़ने वाले प्रभाव का विवेचन करता है ज्योतिष शास्त्र। ठीक है ना। तो ग्रहों की आकाशीय स्थिति स्पष्ट साधन ज्योतिष शास्त्र के ऋषियों के द्वारा जटिल प्रक्रिया को बड़े ही वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित किया गया है। आकाशीय विभिन्न घटनाओं जैसे ग्रहण है, वो उल्कापात है, इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं, वो सभी की सभी घटनाएं हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही साइंटिफिक रूप से उसका हमने विवरण कर रखा है। तो ये जो हमारा पंचांग है, तो इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, पंचांग कुंडली निर्माण, संहितागत फल,
संहितागत पद में क्या आ जाएगा, जो हमारे ग्रहण आदि का फल है। तो जो ग्रहण लगता है, उल्कापात होती है, तो ग्रहों का चराचर जो वो है, उन सब का हमारा संहिता के अंदर उसका फल दे रखा है। जितना आपने देखा ना, ग्रहण का कहाँ कहाँ पर असर होगा, कैसे कैसे असर होगा, वो सारे के सारे असर जो है हमारे संहिता ज्योतिष में होता है। कैलकुलेशन हमारे सिद्धांत ज्योतिष में कि कैसे गणना करनी है, ग्रहण कब लगेगा, किस समय लगेगा, कब तक रहेगा, ये सारा जो है हमारा ग्रहण का सिद्धांत ज्योतिष बताएगा। और उस ग्रहण का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर, वो सारा हमारा संहितागत फल जो है संहिता ज्योतिष में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा सिद्धांत ज्योतिष का ओवरऑल मतलब थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन के रूप में इसको बताया। अब इसको आपने इस प्रकार से लेना कि भाई ज्योतिष का बारे में आपको मोटा मोटा सिद्धांत ज्योतिष का मोटा मोटा चीजें आपको इससे पता चल जाएंगी। तो इस आधार पे हमारा आज सिद्धांत का वो विषय हुआ। अब जो है हमारे जो कोर्स है, अब हम उस अपने कोर्स के आधार पे आगे बढ़ेंगे। तो आज जो है ये तरुण जी हमारे लेट हो गए चलो कोई नहीं। तो ये है, अब हमारे कोर्स में सबसे पहले हमारे, आप कोर्स निकाल के रखो। कोर्स में सबसे पहले हमारा आता है खगोल शास्त्र, ठीक है ना। तो खगोल शास्त्र के अनुसार इसको एक बार हम एक सेकंड। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है गोल, आकाशीय गोल, ध्रुव, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है गोल। तो गोल का मतलब जो सिंपल सिंपल आपको क्या समझ में आता है, गोल का मतलब होता है कि एक हमारा जैसे फुटबॉल वगैरह होती है, फुटबॉल है, ग्लोब है, तो वो गोल है। तो गोल का मतलब क्या हो गया, एक अर्धवृत्त को, अब जैसे एक हमने वृत्त बनाया, अब इस वृत्त पे ये सेंटर हो गया इसका, ठीक है। अब एक अर्धवृत्त काट के इसके ऊपर हमने लग दिया।
अब उसके आधार पे उसको हमने जो गोल घुमाएंगे तो उस आधार पे ये हमारा फुटबॉल टाइप बन जाएगी। अरे फुटबॉल का थोड़ा सा मतलब ये मान के चलिए जो हमारा ये तो प्लेन है, इसको जब हम थ्री थ्री डायमेंशनल कर देंगे, ठीक है ना, ये थ्री डायमेंशनल जब हो जाती है तो ये हमारा गोला बन जाता है। तो इसका एक, इसको अगर हम लिखें एज ए डेफिनेशन, एक अर्धवृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाने से जो तीन आयाम, तीन आयाम मतलब थ्री डायमेंशनल में आकृति बनती है, उसे गोल कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये तो मैंने आपको फुटबॉल बना के दिखा दी। अब इसमें ये है कि जो एक पॉइंट से एक वृत्त पे, यदि हमने वृत्त के जो सेंटर में पॉइंट है उसका आधा वो बनाया, अब इसको यहां से जो है इस आधे को हमने यूं घुमाते चले गए, इसी के ऊपर अगर जब हम घुमाते चले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा ग्लोब का ये आकार ले लेगी, है ना। जैसे एक प्लेन को यूं करा, एक इसके ऊपर यूं रख दिया, फिर इस तरह से रखते चले गए तो वो गोल की शेप ले लेता है। तो इसका जो केंद्र बिंदु है वो केंद्र बिंदु सभी जगह से, हर जगह से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाता है एक दीर्घवृत्ताकार अंडाकार आकृति। ये इसी गोल के आधार पे है, आकाशीय गोल तो बाद में आएगा। दीर्घ अंडाकार आकृति, तो अंडाकार आकृति हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे जितना भी ये सिस्टम चलता है, सोलर सिस्टम, उसमें जितनों का भी पाथ है सब अंडाकार है। आपने जितनी भी फोटो वगैरह देखी होंगी सब अंडाकार फोटो ही देखी है। अभी अंडाकार फोटो बनेगी कैसे, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आ जाता है दीर्घ, दीर्घ वृत्त या अंडाकार आकृति, क्योंकि अंडाकार आकृति ही हमारे को पूरे ब्रह्मांड में दिखती है। अब जैसे सूर्य हमारे यहाँ पर है तो सूर्य के जो चारों तरफ ऐसे ग्रह घूमते हैं, है ना, सबकी ऐसी, सबका जो पाथ है वो अंडाकार है, और सूर्य बिल्कुल सेंटर में नहीं है, यहाँ पे सूर्य किनारे पे। तो इसी प्रकार से जो है हम अंडाकार को किस प्रकार से बनाएंगे, वो बनाने का तरीका इसके अंदर है। तो ये क्या होता है, ये है दो आयाम, दो आयाम वाली आकृति है। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक धागे, एक धागे के सिरे को इन दो स्थानों पर गाड़ दें और फिर किसी बारीक चीज को तान कर चारों ओर घुमाएं। उससे
जो आकृति बने वह दीर्घ अंडाकार होगी। और जहां पे दो बिंदुओं पर धागे गाढ़े थे वह स्थान उस दीर्घवृत्त का नाभि फोकस है। अब ये हम किस प्रकार से बनाते देखो। अब ये ज्योमेट्रिकल वो है। अब इसके अंदर ये मान के चलो जैसे यहाँ पे हमने एक धागा यहाँ पे गाड़ा और एक धागा यहाँ गाड़ा, ठीक है, ये इन दोनों के बीच की ओर आ गई। ये हाथ से तो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं बनेगा। हेलो, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ, 200 गेट, नविद गेट खोलियो। तो ये जो है यहाँ से हमने दो जगह बांधा ना, तो यहाँ से इसको सर्कल को चलाया, यहाँ से बांध के जब इसको यूं चलाया हमने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनेगा तो आपको थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा। मतलब आप जब बनाओगे तो बिल्कुल ठीक बनेगा। मेरा तो थोड़ा, क्योंकि बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। हाँ ऐसे, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, जो ये दूरी है, दूरी को मैं एक बार आपको लिख देता हूँ। इधर हो गया च, ये हो गया हमारा अ, ज, ब, छ, ये हो गया ट, ये हो गया ज। यहाँ दो बिंदु हमने डाले, क, ख। अब ये ख बिंदु जो है हमारा, इसको यहाँ से मिलाओ। अब ये जो है, ये आकृति जो बनी है, अब जितने भी हमारे दो नाभि की है, जो दो नाभि के वो है ना, दो नाभि, अब इसमें से किसी एक नाभि में सूर्य बैठता, दूसरी नाभि ऐसी रहती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारी सेलेस्टियल बॉडी, जितने भी हमारे जो ग्रह है घूम रहे हैं, वो इस पैटर्न पे घूम रहे हैं। तो इसलिए ये पैटर्न समझना हमारे को जरूरी है। तो इस पैटर्न के हिसाब से आप ये देखोगे कि जो हमारा छ, छ, क, ज, घ, च, ट, ग, ये जो पूरा का पूरा है ये दीर्घवृत्त है। इसमें अ और क, ये प्लस क, ब इजिकल टू, मतलब इसमें जो है, ये सबसे पहले देखो कि ये जो हमारी, ये हमारी जो, सबसे पहले हमने, कुछ नहीं चल रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, चिंता मत करो। ये हमने अभी जो ये वृत्त बनाया बड़ा वाला, ये यहाँ से स्टार्ट करके क, ज, ख, च, ट, ग, छ, ये हमारा पूरा का पूरा एक सर्कल है जिसको हम कहते हैं दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त कितना हो गया, छ, क, ज, ख, च, ट, ग, इन सब का मिलके जो है हमारा दीर्घवृत्त बना। ठीक है। अब इस दीर्घवृत्त में हमने क्या करा,
कि ये जो क ब प्लस क और जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, ख अ प्लस ख ब की, है ना। जो मतलब ये जो ये वाली है का, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है वो बराबर है। तो इसका मतलब दोनों का जो नाभिकीय जो बिंदु है ये, वो दोनों नाभिकीय बिंदु जो है बिल्कुल समान दूरी पर है ना। ये समान दूरी पर है सारे के सारे। तो इसी प्रकार से हमने पूरी की पूरी आकृति बनानी है। और इसी प्रकार से हमारा इसमें क्या अगला है कि अग, अग और अग, अग प्लस ग ब, मतलब ये जितने भी ट्राइंगल का हमने बोला, जैसे अ ख और ख ब इजिकल टू अ क ब इजिकल टू क ब ग और अ क। तो ये जो तीनों के तीनों सारे इक्वलेंट है। मतलब कोई सा भी ट्राइंगल हम ले लेंगे इसमें, सारे के सारे ट्राइंगल एक जैसे ही होंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से च झ और झ छ, मतलब जो ये वाला पॉइंट है च से लेके झ तक और झ से लेके छ तक, ये भी बराबर है। ये दीर्घवृत्त है जिसके अंदर पृथ्वी वगैरह चलते हैं, है ना। जो जितने भी सेलेस्टियल चलते हैं वो दीर्घवृत्त के अंदर ही चलते हैं, जिसको हम ओवल कहते हैं, है ना। अंडाकार आकृति जो है वो हम किस प्रकार से बनाते हैं। इसी तरह से ज झ, ये ज झ और झ ट बराबर है। ज झ और झ ट, ये मतलब ये आपस में सब इक्वलेंट है। इनकी जो लंबाई चौड़ाई है सब एक दूसरे से बराबर बराबर, जैसे ये इजिकल टू ये इजिकल टू ये, जो ट्राइंगल है सारे ट्राइंगल एक जैसे एक बराबर है। अब ये इसमें क ख ज झ करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा आपको अजीब लगता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो एक जैसा सा ये प्रतीत होगा आपको। तो ये जो है इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी आदि सारे के सारे जितने भी चल रहे हैं वो इसी आधार पे मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। ये इसी आधार पे मूवमेंट करते हैं हमारे। अब इसके बाद जो है बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब आ जाता है हमारा ध्रुव। ये बाकी तो मैं फोटो आपको भेजता जा रहा हूँ। अब ये हमारा आ गया गोल, आ गया ध्रुव, आ गया। अब आकाशीय गोल जो है, जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो आकाशीय गोल में आता है। लेकिन अभी जो है हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले ये हो गया गोल आ गया, फिर उसके बाद हमारा ये दीर्घवृत्त आ गया। अब हमारा आ जाता है पोल, पोल जिसको हम कहते हैं ध्रुव, ठीक है ना। जो हम आज पढ़ा रहे हैं उसकी मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा, और लिखित की जो सामग्री होगी वो भी आपको फ्राइडे तक मैं भेज दूंगा, जो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो कुछ तो नोट कर लिया, कुछ नोट करने से भी रह गया, तो मैं आपको फ्राइडे तक भेज देंगे। अगला आ जाता हमारा ध्रुव। ध्रुव के बारे में अधिकतर सब लोग जानते हैं, अंग्रेजी में इसको पोल कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। किसी गोले को बड़े वृत्त के केंद्र से लंबवत रेखा गोल के ऊपर एवं नीचे जिन दो बिंदुओं पर काटे
उन्हें उस बड़े वृत्त के ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। अब ये ध्रुव जो है, अब ये हमारा गोल हो गया। ठीक है। अब इस गोल को जब हम बीचों बीच काट देते हैं, ये हमने बीचों बीच से इसको काट दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो ये हो गया बड़े वृत्त। तो जो सबसे बड़ा वृत्त किसी पृथ्वी जो जैसे हम काटते हैं, तो जो विषुवत रेखा है, तो जो बीच में से उसको हम बिल्कुल बीच में से काट देते हैं, तो वो जो बीच का कटान है वो सबसे बड़ा वृत्त बनता है। ये जो वृत्त होगा, एक बार जो बीच में से एक मतलब जो क्या कहते हैं, किसी बॉल को बीच में से हम काट देते हैं, तो जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, है ना। उससे छोटा सर्कल ऊपर जितने भी जाते जाएंगे वो छोटे सर्कल बनेंगे, नीचे भी छोटे सर्कल बनेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लाइन ये किसी भी गोल का है सबसे बड़ा होता है, बाकी बाकी उससे छोटे होते रहते। तो वो कहते क्या कह रहे हैं इसमें, किसी बड़े गोल वृत्त के केंद्र से, तो बड़ा जो वृत्त है इसके केंद्र से हम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो लाइन यहाँ पे लास्ट में कट करेगी और ऊपर कट करेगी, ये ध्रुव हो जाएगा। इसको हम जैसे उत्तर ध्रुव कहते हैं क्योंकि उत्तर की तरफ गई, ये दक्षिण ध्रुव कहते हैं हम इसको। ये हमारी विषुवत रेखा, ठीक है ना। तो विषुवत रेखा का मतलब क्या हो गया, जो बीच की जो सबसे बड़ा हमारा वृत्त है पृथ्वी का, जो बीच में से काट दे बिल्कुल सेंटर में से, और उसके बाद जो दो वृत्त निकलेंगे, ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो वो दोनों मतलब बीच में से काटा तो दो ही हिस्से हो जाएंगे ना। तो वो जो बड़ा वृत्त है वो विषुवत रेखा है। आप सबने भूगोल में ये पढ़ रखा होगा कि बड़ा जो है हमारी विषुवत रेखा होती है, और उसको जब हम इसके केंद्र से ऊपर नीचे काटते तो ये हमारे ध्रुव बन जाते हैं, है ना। तो इसी को पोल कहते हैं। तो इसका हमारा यूज कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव जैसे है, मैंने इसलिए एग्जांपल में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव भी बता दिए सीधा सीधा। तो ये हमारे पोल के ध्रुव बनते हैं। तो इसके आधार पे जो है हमारी इसी प्रकार से जो है, और ये जो रेखा है, ये रेखा ऊपर से नीचे मिलाती है, इसको हम क्या कहते हैं, धुरी। अब ये धुरी से आपको समझ में आ जाएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, तो अपनी धुरी कौन सी होगी, ये जो सेंटर रेखा है ऊपर से नीचे तक, इस रेखा के ऊपर घूमती है, क्योंकि ये सेंटर में घूम रही है इसलिए धुरी पे घूमती है। तो ये जो सेंटर रेखा ये हमारी धुरी है। ठीक है, इसके लिए भी एक छोटा सा डेफिनेशन इसकी भी लिख दूं, क्योंकि ये फिर बाद में आपको ध्यान ही नहीं रहेगी। धुरी जिसको हम कहते हैं अक्ष, है ना। तो ये चीजें जो है बाद में ध्यान नहीं रहती, इसलिए अभी मैं इस पे भी डेफिनेशन टाइप से लिख देता हूं। जो रेखा केंद्र से होती हुई इन दो ध्रुवों को मिलाए, वह धुरी या अक्ष कहलाती है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि धुरी या अक्ष क्या है। तो जो रेखा केंद्र से लेके नीचे दक्षिण में और ऊपर उत्तर में जो टच कर रही है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव जिस रेखा ने बनाया, उस रेखा को हम धुरी कहते हैं। और उसी धुरी पे, उसी अक्ष पे पृथ्वी मूवमेंट करती है, 24 घंटे में एक अपना चक्कर काटती है। मतलब अपनी धुरी पर पृथ्वी एक चक्कर काट लेती है अपनी धुरी पर, यूं घूम के, है ना। तो वो ये धुरी ये है। तो इस धुरी पे घूमते हुए पृथ्वी 24 घंटे में अपना 360 डिग्री को कवर कर लेती है। अब ये धुरी हमारी आ गई। अब हमने जो है ये आपको विषुवत रेखा बताई। तो जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं जिसको, भू
मध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा क्या होती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। वह जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। अब भूमध्य रेखा का ऊपरी भाग उत्तरी ध्रुव और नीचे का भाग, अब ये जो रेखा है इससे ऊपर का भाग जो ये वाला भाग है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। मतलब ये बीच में से काटा, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये वाला हमारा दक्षिणी ध्रुव और वो हमारा उत्तरी ध्रुव। तो इस प्रकार से जो है हमारे ध्रुवों के बारे में जानकारी हो गई, गोलार्ध के बारे में हमने जानकारी मिल गई हमारे को। अब इसके बाद हमारा आ जाता लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना। ये मोटा मोटा अभी वैसे बता रहे हैं, फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन वगैरह भी हम बता देंगे। अभी इसके बाद जब ये हमने विषुवत रेखा देखी, अब हमारी इसके साथ साथ और कौन कौन सी रेखाएं आती हैं ये आपको पता होगा। एक आती है हमारी कर्क रेखा, ठीक है ना। तो कर्क रेखा क्या है, जिसको अंग्रेजी में टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ये जो है यह उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के समानांतर 23 डिग्री 27 कला पर काल्पनिक रेखा है, जहां 21 जून को सूर्य सीधा सिर पर होता है। पृथ्वी के इस धरातल पर इस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा हमारे भारत में उज्जैन से लेके कलकत्ता के बीच में जो काटती है, तो ये कर्क रेखा जो है हमारे 23 डिग्री 27 कला, ऐसे ये भी 23 डिग्री 27 कला, ये हो गया हमारी कर्क रेखा। और ये हो गया हमारा मकर रेखा, ठीक है ना। तो जैसे हमने कर्क रेखा की डेफिनेशन लिखी, वैसे सीधा सीधा मकर रेखा की भी वैसी डेफिनेशन है, बस उसके अंदर जो हमारा वो है 23 दिसंबर हो जाएगा। तो मकर रेखा का भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन इसलिए जरूरी है, एक बार हम लिख लेंगे तो ये बार बार हम जब पढ़ेंगे तो ये चीज हमारे को याद हो जाएगी। तो याद होना भी बहुत आवश्यक चीज है, नहीं तो बिना याद करे तो फिर कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये हो गया सूर्य जब सुदूर दक्षिण की ओर चला जाता है,
अब 23 डिग्री 27 कला दक्षिण अक्षांश पर मध्याह्न में सिर पर होता है, जिसे मकर रेखा कहते हैं। यहाँ सूर्य लगभग 23 दिसंबर में होता है। तो इस प्रकार ये सारी चीजें हमारे को बहुत जरूरी हैं। ये हमारे को जन्मपत्री बनाने के लिए और बाकी चीजों को समझने के लिए। अब आपको ये बता दूं मैं, ये जो ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इन रेखाओं के आधार पर हमारा सारा का सारा ऋतुएं चलती हैं। जो हमारी ऋतुएं हैं वो इसी के आधार पे चलती हैं, क्योंकि जो पृथ्वी जो हमारी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, उस झुकने की वजह से हमारे ऋतुओं के कार्यकाल होता है। क्यों? क्योंकि जो क्रांति वृत्त है, क्रांति वृत्त किसको कहते हैं? जिस वृत्त पर सारी की सारी राशियां दृष्टिगोचर होती हैं, सूर्य आदि जितने ग्रह हैं वो सारे के सारे उसी का चक्र लगाते हैं। तो जो हमारी, उसको हम कहते हैं कि जो विषुवत रेखा से 9 डिग्री ऊपर 9 डिग्री नीचे का वो पूरा वो है, तो वो जो पट्टी है उस पट्टी को हम क्रांति वृत्त कहते हैं। तो क्रांति वृत्त के अंदर जो भी सारे जितने भी ग्रह वगैरह चलते हैं, तो वो क्रांति वृत्त, अगर पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे ना झुकी हुई होती तो वो क्रांति वृत्त और पृथ्वी का कोई आपसी में संबंध नहीं, तो एक ही जैसी ऋतुएं रहती फिर हमारी। अब पृथ्वी के झुके होने से क्या है कि वो क्रांति वृत्त थोड़ा सा इस प्रकार हो गया कि जैसे ये हमारा क्रांति वृत्त हो गया और ये हमारी पृथ्वी का एक्सेस हो गया। तो पृथ्वी के एक्सेस से क्रांति वृत्त जो है 23 डिग्री का अंतर आ गया इसमें। तो इसी अंतर की वजह से ये यहाँ पे हमारे जो सूर्य, यहाँ पे हमने कहा कि ये कर्क रेखा और यहाँ पे सबसे नीचे मकर रेखा में पहुंच गया। तो कर्क रेखा मकर रेखा ऐसे बनी, और जब यहाँ दो दो जगह काटता है, यहाँ पे 12 घंटे की रात 12 घंटे की सुबह होती है ना। तो वो जो चीज आती है वो इस यहाँ पे आती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्दियां हमारे लिए, क्योंकि हम उत्तरी ध्रुव में, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्दी मकर रेखा में होती है। जब दक्षिण भारत में, मतलब दक्षिणी पृथ्वी पर, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सबसे ज्यादा नीचे होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊपर होता है, तो ग्रीष्म ऋतु आती है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ऋतुओं का हमारे चलन हुआ। आगे आगे चल के हम ये सारी चीजों को स्पष्ट करेंगे। अभी मुख्यतः हमने ये देखा कि एक तो हमने पहले गोल के बारे में जाना, उसके बाद अंडाकार जो वलय हमारा वो है जिसमें सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्र काटते हैं, और सूर्य जो दो नाभिकीय बिंदुओं में से एक नाभिकीय बिंदु में सूर्य, दूसरा नाभिकीय बिंदु खाली रहता है। उसी के आधार पर कभी कभी जो है पृथ्वी दूर होती है, कभी सूर्य के नजदीक होती है। तो जब नजदीक होती है तो गर्माहट बढ़ जाती है, जब दूर होती है तो सर्दी बढ़ जाती है। तो ये जो एक तरीके जो है कि इसी के मूवमेंट पे चलते हैं सारे के सारे ग्रह। फिर पोल हमारा कैसे बना कि ये जो सेंटर से ऊपर की तरफ को और नीचे की तरफ को एक हमने लाइन खींची, तो जहां पे टच करा वो हमारे ध्रुव बन गए। ठीक है। फिर उन ध्रुव को बनाने की जो लाइन है, वो लाइन हमारी धुरी है, अक्ष है, जिस अक्ष पे पृथ्वी अपनी राउंड लेती है 365 तो उस राउंड के लिए ये धुरी बनी। उसके बाद भूमध्य रेखा हमारी ये हो गई, जिसका हमने बताया कि पृथ्वी को बीच में से काट दें तो सबसे बड़ा जो वृत्त बनता है वो भूमध्य रेखा, और उससे जो छोटे वृत्त, तो बाकी जितने भी वृत्त बनेंगे वो सारे छोटे ही होंगे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सेंटर में सबसे ज्यादा घनत्व रहता है और बीच में ऊपर ऊपर थोड़ा सा कम होता चला जाता, तभी तो गोला बना, नहीं तो सपाट चकोर बनता। अगर हम कहें कि भाई हमारा क्यूबिक फॉर्म है, तो क्यूबिक फॉर्म में तो ऊपर नीचे लागत जहां पर भी देखो सब जगह बराबर है, लेकिन ये गोला है तो गोले में ऊपर बिल्कुल एक पॉइंट रहेगा, नीचे भी एक पॉइंट रहेगा, बाकी में जैसे जैसे धीरे 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 वृत्त बढ़ता चला जाएगा और उसके बाद फिर घटता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा वृत्त हमारा विषुवत रेखा। उसके बाद जो ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री पे जो पृथ्वी का एंगल है, उस एंगल पे दो जगह हमने काटा। क्यों काटा दो जगह? इसका भी यही वजह है कि ये जो दो जगह हमने काटा है वो दो जगह ये है, एक ये और एक ये।
तो इसी के आधार पे ये जो ये 23.5 डिग्री ये, और इसी के आधार पे 23.5 डिग्री ये, तो ये जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके ऊपर और नीचे हमारी इस तरह से दो वलय और बने, है ना। तो ये जो क्रांति वृत्त के आधार पे हमारा जो क्रांति वृत्त है उसके आधार पे हमने इसको बनाया, क्योंकि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में ही सूर्य का चक्र होता है। अब आपने ये देखा होगा कि जो इसके ऊपर रहते हैं वहां पे हमेशा बर्फ रहती है, इसके नीचे भी बर्फ रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य का डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें जब भी यहाँ से यूं पड़ेंगी तो यूं रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो जहां तक है वहां तक तो सूर्य की किरणें पड़ रही है, उसके नीचे नहीं पड़ रही, इसलिए यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पर बर्फ है। फिर ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी बर्फ हो जाती है, नीचे भी। ऊपर बर्फ कैसे आती है? जैसे सूर्य यहाँ से नीचे जाता है ऊपर बर्फ पड़ जाती है, तो सूर्य जब ऊपर को आता है तो नीचे बर्फ पड़ जाती है। तो इसलिए जो है जहां पर सूर्य की वो नहीं रहेगी वहां पे पृथ्वी ठंडी हो जाती है, पृथ्वी की किरणों से ही तो हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो है हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा वगैरह की जितनी भी हमारी संभावनाएं हैं, इस प्रकार से हमने सारा का सारा ये पूरा का पूरा विवरण हमने दिया है। अब इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आ जाता है, इसके बाद हमारा आ जाता है अक्षांश। अब अक्षांश क्या होता है? अब अक्षांश और देशांतर का भी आपको बता दें, ये अलग उसमें बताता हूँ क्योंकि ऊपर थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया है, ये गोला थोड़ा सा हमारा अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन आपको समझ में आने के लिए ये बस ये, क्योंकि परफेक्ट बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। परफेक्ट गोला बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब उसके लिए या तो ये है कि कोई इस प्रकार का हम apparatus यूज करें, कोई धागा यूज कर सकते हैं, धागे से यूं खींच दे, लेकिन उसमें प्रैक्टिस भी चाहिए ना। तो ये जो है अब आ जाता है हमारे, हमने क्या कहा, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हम वैसे अगर देखें तो अक्षांश कहते हैं उसको, कि जो अक्ष है हमारा उसके उससे, है ना। अब जैसे ये अक्ष है हमारा, दो अक्ष हो गए, इस अक्ष के जो ये जितनी भी पैरेलल रेखा है हम खींचेंगे, ये हमारे बीच की होगी मध्य, ये सारे हमारे अक्षांश हैं, जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो ये जो है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड तो सिंपल लेटी, लेटी मतलब लेटी हुई रेखाएं हैं, उसको हम लैटिट्यूड कह सकते हैं। और जो खड़ी वाली रेखाएं हैं वो लॉन्गिट्यूड है, जो लंबी है वो लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से हम उसको मतलब समझ सकते हैं कि जो लेटी हुई रेखा है वो लैटिट्यूड, और जो खड़ी रेखाएं हैं वो लॉन्गिट्यूड, है ना। जो यहाँ से ये खड़ी रेखाएं आ रही हैं ये हमारा लॉन्गिट्यूड आ जाता है। और इसको जो हिंदी में हम बोलते हैं वो बोलते हैं देशांतर, इसको हम बोलते हैं देशांतर, लॉन्गिट्यूड। और ये हो गए अक्षांश, है ना। तो अक्षांश और देशांतर का क्या वो है, अब इसमें भी जो है हमारी जन्म पत्री के लिए सीधा इफेक्ट इसमें पड़ता है। अब जो जिस देश में रहता, एक ही समय पे अलग अलग देश में रहने वालों की जन्म पत्रियां अलग अलग बनती, इसी प्रकार से एक ही देश में रहने वाले की जन्म पत्री भी अलग अलग बनती है। तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उन दोनों के ऊपर आधारित है। अब यदि लॉन्गिट्यूड में अंतर आ जाता है, कोई यहाँ रह रहा है कोई यहाँ रह रहा है, तो उसी के लॉन्गिट्यूड के अंतर में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें पृथ्वी पे जो सूर्य की किरणें उनके पड़ने पे प्रभाव आता है। जो यहाँ पे सीधी पड़ रही है यहाँ पे टेढ़ी, यहाँ पे और टेढ़ी हो जाती है, ठीक है ना। दिन रात के अंदर भी अंतर आता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम इसके अंदर ये वो है। अब ये देशांतर हम कहते हैं, तो देशांतर का मतलब क्या, देशों के बीच के अंतर को हम कैसे नापते हैं। अब जो ये देश हैं हमारे, वो इन रेखाओं के आधार पे ही आपस में एक दूसरे से अलग अलग है। तो देशांतर इसलिए इसका नाम रखा कि देश का आपस में अंतर।
अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है कि हमारे जो देशांतर के लिए भी हम कितना सटीकता से उसको हम देख सकते हैं। तो एक अंश 4 मिनट के बराबर आता है, ठीक है ना। अब ये 4 मिनट के बराबर एक अंश आता है, तो टोटल कितने अंश हैं? ये हम कहाँ लिखें, यहीं पे लिख लेते हैं, तो आपको समझाने वाली बात है। यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब एक अंश कितना है? 4 मिनट के बराबर। अब 360 अंश जब अगर पृथ्वी का है तो उसके अंदर वो 4 गुना 360, तो ये कितना हो जाएगा? 4 0 11, 4 6 24, 4 के 12 13 14, 1440 मिनट। अब 1440 मिनट को अगर हम घंटे में तब्दील करेंगे तो 60 से करेंगे, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो ये हमारे 24 घंटे आ गए। तो मतलब 360 डिग्री को 24 घंटे के अंदर पृथ्वी घूमती है। तो 24 घंटों को 360 से यदि हम डिवाइड करें तो 4 मिनट आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये देशांतर है, एक देशांतर रेखा जो 1 डिग्री का अंतर आता है, तो उसमें हमारा 4 मिनट का फर्क पड़ जाता, ठीक है ना। अब अब आप ये देखोगे कि पृथ्वी जो हमारे में, और तुम्हारा जो ग्रीनविच टाइम बोलते हैं ना, ये भी हम समय का जब अंतराल पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट हमारा समय का अंतराल है, जब हम समय का अंतराल पढ़ेंगे उस अंतराल के टाइम पे ये सारी की सारी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कि हम एक दूसरे से कितनी कितनी दूरी पर हैं, कैसे हैं, वो देशांतर डिसाइड करता है। और अक्षांश का क्या है कि पृथ्वी का जो बड़ा वाला गोल है उससे हम कितने ऊपर या कितने नीचे, उसके आधार पर हमारे को ऋतुओं के आधार पर इसका फर्क पड़ता है, हमारे जन्म के आधार पर भी फर्क पड़ता है। कि हमारा जन्म का जो जो मतलब साउथ इंडिया में जो होगा, नॉर्थ इंडिया में जो होगा, उसके अंदर भी कई कुछ मिनटों का अंतर आ जाता है। तो इसीलिए जो जन्म पत्री बनती है उसके अंदर हर व्यक्ति की अलग अलग, एक ही समय पर अलग अलग जन्म होता है, तो उसका अलग अलग फल प्राप्त होता है। तो ये हम जब जन्म पत्री बनाएंगे, जन्म पत्री का पूरा विवेचन करेंगे, तब ये सारी की सारी चीजों को हम ला सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आज जो है हमने काफी ये पढ़ लिया है। अब इसको आप